हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस हैं और ये सब मिसलेनियस है। मिसलेनियस मीन्स आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों टॉपिक से लिया गया है, तो इसलिए बेहतरीन सेशन होने वाला है। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रियल एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप में से क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, वहां पर जाके आप उनको सॉल्व जरूर कीजिएगा अपने आप को चेक करने के लिए। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री क्लासेस के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अकेंद्रीय बल या असंरक्षी बल है। अब ये नॉन कंसेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। देखिए, सपोज दैट हमें ए से बी जाना है, ठीक। ए से बी जाना है तो ए से बी जाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम ए से बी ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी इस तरीके से जा सकते हैं, ए से बी इस तरीके से जा सकते हैं। तो अगर जाने में, ए से बी जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम किस वे से जा रहे हैं। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जिसमें कह रहे हैं कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव, तो आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? बाकी ये तीनों के तीनों कैसे हैं? संरक्षी बल है। कैसे बल है? ये तीनों संरक्षी बल है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये आप समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रिक, ये क्या है? संरक्षी बल है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, मतलब कुल मिला के जिसमें एनर्जी का लॉस होता है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। आप ये समझ लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस में चाहे हम इसके थ्रू जाए W1, इसके थ्रू जाए W2 और इसके थ्रू जाए W3, ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता है। अपने दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते करें, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके आधार पर वर्गीकृत किया था। तो बताइए, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। पीरियोडिक टेबल का जो मेन बेस था वो था एटॉमिक मास, ठीक है। पहले कुल मिला के जो परमाणु क्रमांक है वो खोजा नहीं गया था, तो मेंडलीफ ने उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और रासायनिक गुण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होने से पहले और अस्त होने के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। दोस्तों, इसका लिंक, इस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। दूसरी चीज, इसमें कितना लगभग अंतर आता है, तो आप याद रखिएगा 4 मिनट, मतलब 2 मिनट सनराइज में और 2 मिनट सनसेट में। तो टोटल हो जाता है 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड, हमें एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये देखिए होता क्या, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये वातावरण है अर्थ का, ये क्या है? वातावरण है। तो जब ये सूर्य यहां पर होता है, देखिए एक्चुअल में ये यहां पर है, लेकिन इसको दिख कहां पे रहा है? यहाँ पे। मतलब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो उस हिसाब से ये सन से, ये होराइजन से नीचे आ चुका है, मतलब सनसेट हो चुका है। सनसेट जो है हो चुका है, लेकिन सन अभी भी हमें दिख रहा है, तो इसे बोला जाता है डिले सनसेट। ये बात क्लियर हो गई। तो इसी वजह से डिले, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है इस वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी कभार एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर वायुमंडल ना हो तो वर्तमान जो दिन का समय अंतराल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी हमने बताया कि इसके समय अंतराल की वजह से 4 मिनट बढ़ जाते हैं। जब 4 मिनट बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वायुमंडल नहीं रहा तो यही 4 मिनट कम बढ़ जाएंगे, यानी दिन का जो समय अंतराल है वो कम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? तो देखिए, कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो हमें पता है एसिटिक एसिड हमें पेड़ पौधों से मिलता है।
अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये पेट में पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। सिरका की बात करें तो CH3COOH, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं H2SO4। तो कार्बनिक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा टाइटेनियम का गलनांक हो सकता है? तो देखिए टाइटेनियम एक बहुत ही मजबूत मेटल है, बहुत ही हार्ड मेटल है, और इसका जो गलनांक हो सकता है वो हो सकता है 1600 एंगस्ट्रॉम। जबकि सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। कितना? लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना होता है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करती? तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल से अपक्रिया करती है, ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव पाइथन में प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब क्या है? जो शुरुआत में, यानी जो कह सकते हो कि जो हरे पेड़ पौधों को खाए, ठीक है, पेड़ पौधों को जो जो घास खाए उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो वो हो जाएगा कैटरपिलर। अगला क्वेश्चन है, ये आप यहां देख सकते हो, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी, और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है, ये इनको खाते हैं तो ये सेकेंडरी है। और ये टॉप कॉर्निवोरस मतलब जो टर्सरी मतलब तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, में किस कोशिकांग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? बात ध्यान से समझिएगा, इनमें से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता? तो देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, राइबोसोम में भी होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बात ध्यान समझिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की झिल्ली होती है, यहां पर किसी भी प्रकार का एसिड नहीं होता। देखिए जैसे यहाँ पे सेल होता है, तो सेल के जो यहाँ पे प्लाज्मा भरा होता है, तो इसके चारों तरफ की झिल्ली को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग का उत्पादन कहाँ होता है? तो पराग का उत्पादन होता है एंथर में। पराग का उत्पादन कहाँ होता है? एंथर में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एंथर, और यहीं पे पराग का उत्पादन होता है। इसका ये जूम मतलब इसको हम जब सही से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें COOH समूह नहीं है? किसमें COOH समूह नहीं है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका? ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम है। क्या नेम है? केमिकल नेम है। ठीक है, केमिकल नेम किसका? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते गए। पेपर क्रोमेटोग्राफी सिद्धांत में शामिल है। क्या शामिल है? समझिएगा, अवशोषण, विभाजन, घुलनशीलता, अस्थिरता। तो आपको याद रखना है क्या? विभाजन। ठीक है, पार्टीशन इसमें सिद्धांत में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इस तथ्य का कारण क्या है? तो देखिए जो कॉटन क्लॉथ होते हैं यानी सूती कपड़े होते हैं, वो एक अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के। ठीक है, दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होने की वजह से क्या करते हैं? ये पसीनों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो इवेपोरेट होता है, इससे हमें ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, सतह क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, हवा की गति में कमी और तापमान में कमी। तो देखिए वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है पानी का वाष्प में बदलना। ठीक, तो ये तभी बढ़ता है जब यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज दैट आपने एक कप लिया, इस कप में यहाँ पे डाला और मतलब चाय डाली, और एक आपने थाली ली और इसमें आपने जब चाय डाल दी, वही चाय डाल दी, तो बताइए यहाँ पे एरिया ज्यादा है। यहाँ पे एरिया क्या है? ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा है तो वाष्पीकरण जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन सही हो सकते थे, हवा की गति में कमी नहीं, अगर ये बोल देते ज्यादा तो भी ये सही हो जाता, और तापमान में वृद्धि हो जाती तो भी सही हो जाता, और आर्द्रता में कमी हो जाती तो भी ये सही हो जाता। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्धन क्या है? तो देखिए मैग्निफिकेशन एम का जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, V/U या फिर HI/HO।
यानी प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमेन और एक्चुअल साइज, इसी के रेशियो को बोला जाता है क्या, आवर्धन। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये लेंस है ना, तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है, बात ध्यान समझिएगा, नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है, मतलब किस वजह से नींद की बीमारी होती है। तो आपको याद रखना है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है सोमा, सोमा, और सोमा को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो तो सोना। ठीक है, तो सोना किसकी जिम्मेदारी की वजह से होता है, ट्राइपैनोसोमा की वजह से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्रिक जान करके। यहाँ पे सोमा की जगह पे हमें क्या पढ़ लेना है, सोना पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बीमारियां दी हुई है, जैसे एड्स एचआईवी की वजह से होता है, जनरल हर्ब्स, ठीक है, वॉर्ड्स, गोनोरिया, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ दी हुई है कि ये इनकी वजह से बीमारियां होती है। सिफिलिस है, उसके बाद कैंक्रोइड है, इस हिसाब से ये कुछ बीमारियां दी है, वायरल और बैक्टीरियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है, कार का त्वरण। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर वृत्तीय गति से गुजर रही है, इसका मतलब उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, और वेग परिवर्तन हो रहा है तो वो एक नॉन जीरो बनेगा। ठीक है, वो कैसा बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव में बहुत छोटे अघुलनशील कणों का उपयोग करके इसे अलग किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए यहाँ पे बात करें बहुत छोटे अघुलनशील कण, ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो होता है जब दो जो लिक्विड है उनको अलग करना हो। ठीक है, और निस्तारण तब होता है जब ये छोटे कण ना हो, थोड़े बड़े कण, उस केस में। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक फ्लोएम विकसित होता है, प्राथमिक फ्लोएम विकसित होता है, तो ये होता है प्रोवैस्कुलर टिश्यू में, प्रोवैस्कुलर टिश्यू में। ठीक है, प्राथमिक फ्लोएम विकसित होता है कहां पर, प्रोवैस्कुलर टिश्यू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब होता है सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर जो अंग होते हैं, मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किसमें पाचक एंजाइमों के भंडारों के रूप में कार्य करता है। तो आपको याद रखना है लाइसोसोम। क्या याद करना है, लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। क्यों, देखिए होता क्या है कि जब भी सेल के अंदर कोई दिक्कत आती है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, जो भी पाचक रस है इनको ये रिलीज कर देता है, मतलब खुद में से बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, जिससे ये पाचक रस बाहर आ जाते हैं और वो सेल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहने मतलब आज जो बाकी सेल है उनको नुकसान पहुंचने से पहले ही अपने आप को खत्म कर देता है। तो आपको याद रखना है लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक रस भरे होते हैं, और इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा उष्ण रक्त वाला है। तो आपको याद रखना है मोर और ऊंट, मोर और ऊंट ये क्या है, उष्ण रक्त यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्पष्ट सहसंयोजक वर्ण के यौगिक बनाता है, स्पष्ट सहसंयोजक वर्ण। तो याद रखना है लिथियम। सोडियम नहीं बनाता, कैसे, क्योंकि हमें पता है जब ये NaCl बनता है तो इसमें Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Cl को दे देता है, यहां पर बॉन्ड नहीं बनाता है। जो ये कोवैलेंट कैरेक्टर है ये Na शो नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तत्वों की संख्या कितने, तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों टोटल होते हैं 14। कितने होते हैं, 14 होते हैं। आपको हम टेबल में दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये है लैंथेनाइड जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, और ये है एक्टेनाइड जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक, इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है कि ये S ब्लॉक का होता है, ये P ब्लॉक का होता है, ये D ब्लॉक का होता है, और इसमें ये यहाँ पे F ब्लॉक होता है। किस ब्लॉक के होते हैं, यानी कह सकते हो लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड जो है वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये
मेटल्स हैं, एल्केली मेटल्स, ये अर्थ मेटल्स हैं। यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये नॉन मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा, नॉन मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा। और इस ग्रुप को बोला जाता है हैलोजन। क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है इस ग्रुप को। ठीक है, सेवेंथ ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है। जिसमें से ये जो जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आप ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये क्या है? ये है सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर। क्लियर है? ये बात भी आपको ध्यान रखनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर के हृदय और परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? तो आपको याद रखना है वीना कावा। वीना कावा में ऑक्सीजन रहित मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसको आपको ऐसे याद रखना है LORD। एल मतलब लेफ्ट, और मतलब ऑक्सीजनेटेड, राइट मतलब आर मतलब राइट, और डी फॉर डीऑक्सीजन। मतलब ये मानव हृदय में जो लेफ्ट वाला सिस्टम होता है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो सिस्टम होता है वहां पे ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो राइट वाला सिस्टम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये चीज, ये सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब 4 चैम्बर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सब मतलब जैसे ये राइट ऑट्रियम है, राइट ऑट्रियम क्या करेगा? राइट बोले तो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करेगा, टी ये राइट वेंट्रिकल को देगा, राइट वेंट्रिकल आगे पास करेगा, ठीक। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट मतलब ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हो, रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में समान है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ये सभी द्विपरमाणुक है। बिल्कुल गलत। कैसे समझिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुपरमाणुक है, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बहुपरमाणुक है। अगला है ये सभी कमरे के तापमान पर गैस है, तो बिल्कुल सही है। सभी कमरे के तापमान पर क्या है? गैसीय अवस्था में है। वे सभी रंगीन है, तो बिल्कुल गलत है, कलरलेस होती हैं। उन सभी में समान प्रतिक्रियाशीलता होती है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वे सभी कमरे में तापमान पर गैसें। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग कहलाता है, तो दृश्य भाग ही क्या होता है? रोशनी होती है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो लगभग 300 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं पे 400 एंगस्ट्रॉम भी दे देते हैं, 400 एंगस्ट्रॉम से लगभग 800 800 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी नैनोमीटर, ठीक है, यहाँ पे नैनोमीटर, नैनोमीटर तक होती है। लगभग लगभग 300 या 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।